हेलो बच्चों, लेक्चर नंबर 13 सॉल्यूशन चैप्टर 2 का। कल जो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, जहाँ पे 0.1 मोलारिटी थी HCl की, वहाँ पे हमने बताया था कि यहाँ पे नॉर्मलिटी होना चाहिए। तो यहाँ पे नॉर्मलिटी मोलारिटी जो होगी वो दोनों इक्वल होंगे। HCl के लिए जो नॉर्मलता या फिर मोलरता होती है बराबर होती है। कैसे होती है वो उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, वो सवाल पूरा सही है, कॉन्सेप्ट पे है। उससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं वैसे सॉल्व करने। चलो देखते हैं। जैसे कि इस मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है, N/V, काहे में, लीटर में। और नॉर्मलता बराबर का होता है ग्राम इक्विवेलेंट। और नीचे क्या होता है, यानी कि एक फार्मूला बनाओ, W है, M है, मतलब मोलर मास हो, V है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, W E हो जाता है और V हो जाता है। ठीक। और यहाँ पे E क्या है, E क्या है, इक्विवेलेंट मास है ना, तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार मतलब क्या हुआ, तुल्यांकी भार मतलब क्या हुआ, मोलर मास N फैक्टर है ना। और यहाँ पे ये भी मोलर मास है, ये क्या है, यहाँ पे ये भी मोलर मास होता है। ये क्या होता है, मोलर मास होता है। मोलर मास मतलब अणुभार क्या होता है, और मोलर भार या मालिक्यूलर वेट बोल देते हैं, अणुभार। और ये क्या है, ये भी वही अणुभार है। क्लियर है। तो यहाँ पे जो किसका मोलर मास, जो विलेय होगा उसी कितना मोलर मास होगा। और अगर यहाँ पे n की वैल्यू जो n फैक्टर हो 1 आ जाए, है ना, 1 आ जाए, तो जो मोलर मास होगा किसके इक्वल होगा, E के इक्वल होगा ना। जो मोलर मास होगा E के इक्वल होगा। और यहाँ पे और मोलर मास HCl का, जैसे मोलर मास कितना होता है, HCl के लिए था ना सवाल, HCl का मोलर मास इसका होता है 35.5, इसका होता है 1, ये होगा 36.5। ठीक। तो HCl के लिए n फैक्टर क्या होगा, 1 ही होगा। HCl के लिए n फैक्टर क्या होगा, 1 होगा ना। तो यहाँ पे 36.5 और नीचे 1, तो ये क्या आया, वही इक्वल आया उसी के। ये क्या आया, उसी के इक्वल आया ना। ये क्या है, मोलर मास के ही इक्वल आया ना, मोलर मास के इक्वल। जितना मोलर मास आया उसी वही का आया, इक्विवेलेंट मास आया। ठीक, यानी कि दोनों का है, इक्वल है। अब इक्वल होने से क्या मतलब हुआ, एक फार्मूला हम बताए थे, जो नॉर्मलता होती है वो मोलरता का गुणा कर दो n फैक्टर से। ये संबंध हमने बताया था जब n फैक्टर पढ़ाया था। नॉर्मलता बराबर का होता है मोलरता गुणे n फैक्टर। अब यहाँ पे n फैक्टर सबके लिए अलग अलग हो सकता है। मान लो HCl के लिए है, HCl के लिए n फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। n फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। तो HCl के नॉर्मलता, और ये तो 1 होगा, तो नॉर्मलता बराबर क्या होगा, मोलरता। नॉर्मलता बराबर क्या होगा, मोलरता। HCl के नॉर्मलता बराबर मोलरता। ठीक, मतलब जिसका n फैक्टर 1 होगा, वो भी सी बात, जिसका चाहे NaCl होगा तो NaCl का भी क्या होगा, नॉर्मलता मोलरता आपस में बराबर होगी। जिसका n फैक्टर 1 आएगा उसके लिए नॉर्मलता मोलरता क्या होगी, आपस में बराबर होगी। फिक्स है। अब कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे यहाँ से भी वही चीज बनती है। यानी कि ई के जगह पे क्या रख सकते हैं, ई के जगह पे क्या रख सकते हैं, ई के जगह पे यही रख सकते हैं, मोलर मास m। तो ये तो इसी को इक्वल आ गया। तो नॉर्मलता इक्वल टू n इक्वल टू क्या बन गया, W/, यहाँ पे भी m रख सकते हैं, मोलर मास, यही चीज। मतलब कि यहाँ पे दोनों फार्मूला एक ही बन गए। मोलारिटी और नॉर्मलिटी का फार्मूला दोनों के एक ही बन गए ना। देखो दोनों में एक ही फार्मूला बन गया। ये देखो यहाँ पे, यानी कि दोनों का हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। कब बराबर हो जाएंगे, अगर किसी कंपाउंड का मोलर मास और इक्विवेलेंट मास, तुल्यांकी भार और अणुभार दोनों को अगर बराबर है उसका, तो वहाँ पे नॉर्मलता मोलरता का फार्मूला क्या होगा, एक ही हो जाएगा, अलग अलग नहीं रह जाएगा ना। इसीलिए वहाँ पे क्या हो जाते हैं, ये दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं।
तो वहाँ पे जो फार्मूला में m था, m की जगह पे क्या रख सकते हैं, n रख सकते हैं। m की जगह क्या रख सकते हैं, n रख सकते हैं आराम से। तो नॉर्मलता मतलब मोलरता के बराबर हो जाए, वहीं पे सब पूरा कॉन्सेप्ट था। क्लियर है? अब याद रखना सारे चैप्टर में, सोल्यूशन चैप्टर में कई जगह पे यूज होगा। तो नॉर्मलिटी इक्वलिटी मोलारिटी दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। कब इक्वल होंगी, n इक्वल टू m कब होगा, जब भी n फैक्टर क्या होगा उसके लिए, विलेय का n फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। n फैक्टर अगर 1 है तो नॉर्मलता मोलरता दोनों क्या होगी, बराबर होगी। सवाल में क्वेश्चन में एक दो कभी कभी दोनों पूछेगा, नॉर्मलता पूछेगा, मोलरता भी पूछेगा, का दोनों पूछेगा। क्या पूछेगा, दोनों पूछेगा। जब दोनों पूछेगा तो क्या होना चाहिए, मतलब अगर मान लो एक निकाल लिए तो वहाँ पे जैसे मोल m का मान निकाल लिए तो आगे लिख देंगे कि हम नॉर्मलता भी यही होगी। HCl के लिए फिर NaCl की नॉर्मलता भी यही होगी, क्योंकि इसके लिए n फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। ये चलो फिर अगला सवाल देखते हैं। वो सवाल का डाउट क्लियर हो गया, उसे हम रिएक्शन द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, वहाँ पे अगर हमको, क्योंकि ये फार्मूला एक होता है ना, मोल और आयतन में संबंध होता है, मोल और वॉल्यूम में संबंध होता है। मोल और आयतन में संबंध होता है। अगर HCl के जैसे मोल मिल जाते हैं तो HCl का अगर मोल मिल जाए हमको तो HCl का आयतन निकाल सकते हैं ना आराम से। यहाँ से भी इस फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ये वाले अगर HCl के मोल पता चल जाएंगे तो निकाल लेंगे। HCl के मोल पता करके रिएक्शन से हम उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला सवाल देखते हैं ना। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध बेंजीन का एक निश्चित ताप पर, शुद्ध बेंजीन का एक निश्चित ताप पर, यानी कि शुद्ध बेंजीन के एक निश्चित ताप पर वाष्प दाब जो है कितना, यानी वेपर प्रेशर कितना है, 0.85 बार है। जब एक आवासशील मतलब नॉन वोलेटाइल अवैद्युत वैद्युत अनपघट्य मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ को मिलाया जा रहा है, कितने ग्राम, 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम को कितने ग्राम बेंजीन में, 39.0 ग्राम, यानी कि 39 ग्राम बेंजीन में मिलाया जाता है। तो विलयन का वाष्प दाब कितना हो जाता है, 0.845 बार हो जाता है। तो ठोस का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, ठोस का मोलर द्रव्यमान यानी कि जो ठोस मिलाएगा, बेंजीन यहाँ पे जो है लिक्विड में है, बेंजीन क्या है, लिक्विड है, यानी कि बेंजीन कैसे काम कर रहा है, एज ए सॉल्वेंट काम कर रहा है ना। बेंजीन यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है, यानी कि इसमें कोई विलेय मिला है, सॉल्यूट मिलाया जा रहा है। कैसा सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल है, ठीक है, वो मिलाया जा रहा है, यानी कि आवासशील मतलब इसका ये वेपराइज नहीं हो सकता, ठीक। कितना मिलाया जा रहा है, आधा ग्राम, मतलब 0.5 ग्राम। तो पहले वाष्प दाब कुछ ज़्यादा रहा होगा और बाद में क्या हो गया है, कम हो गया। पहले वेपर प्रेशर कुछ ज़्यादा था, बाद में क्या हो गया, कम हो गया, यानी वेपर प्रेशर में क्या हो गया, कमी हो गई। वाष्प दाब में क्या हो गया, कमी आ गई। कहाँ आ गई, कमी आ गई। कमी आती है जब कोई आवासशील पदार्थ मिलाते तो वाष्प दाब में कहाँ आ जाती, कमी आ जाती। कहाँ जाती, कमी आ जाती। यानी कि अब पढ़े होगे ना राउल्ट लॉ, किसके लिए था, इसी के लिए था। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े, कौन सी, रिलेटिव लोअरिंग वाली, है ना, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ठीक। तो उसके हिसाब से फार्मूला क्या था, फार्मूला नहीं, पहले इसमें देखो क्या क्या डाटा दिया हुआ है, कौन कौन सी चीज़ें दी हुई है, तो क्या क्या से देखना है, इसका सोल्यूशन देखो तो क्या क्या दिया है इसमें। पहले वाष्प दाब किसका था, एक शुद्ध पदार्थ का वाष्प दाब था, किसका था, शुद्ध पदार्थ का वाष्प दाब था ना। यहाँ पे
शुद्ध पदार्थ के वाष्प दाब से हम क्या किससे डिनोट करते हैं? पी नॉट ए से। पी नॉट ए से। पी नॉट ए कितना है? 0.85। आगे 0 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इतने बार है, इतने बार है। फिर क्या हुआ है? कुल बिलियन का कितना आया है? यानी कि पी एस, वहाँ पे क्या लिखते थे? पी एस लिखते थे। फार्मूला ये था ना, पी नॉट ए माइनस पी एस अपान में पी ए इक्वल टू एक्स बी के था, एक्स बी, यही था। यहाँ पे जो बी था वो विलेय था, यहाँ पे जो बी था वो क्या था? विलेय था। ए जो क्या था वो क्या था? विलायक था। ये विलायक के लिए ही तो निकाले, ये विलायक का ही तो वाष्प दाब है, वेपर प्रेशर है। विलायक मतलब कि सॉल्वेंट का। और ये कहा पूरे सॉल्यूशन का विलयन कितना हो गया है? घट गया है, थोड़ा सा घटा है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा गया है ना, थोड़ा सा घटा है। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है? ये दोनों चीज़ दी है और क्या दिया हुआ है? हाँ, आवासशील जो पदार्थ है यानी कि विलेय जो विलेय का जो वेट दिया हुआ है, विलेय का वेट दिया है यानी कि स्मॉल डब्लू दिया हुआ है। यहाँ पे विलेय को किससे दर्शा रहे हैं? बी से दर्शा रहे हैं। डब्लू बी चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो फार्मूले में कैसे भी आप कर सकते हैं। कितना है? आधा ग्राम है। कितने ग्राम? आधा ग्राम। और वो उसका भी बेंजीन का भी भार दिया हुआ है, बेंजीन का वेट दिया हुआ है, कितना है? यानी कि उसका लिख लेंगे, कैपिटल डब्लू ले सकते हैं, नहीं तो बेंजीन के लिए किसके लिए है? बेंजीन क्या है? विलायक के लिए डब्लू ए, इसको डब्लू बी मान सकते हैं, इसको डब्लू ए मान सकते हैं। ये कितना है? ये 39 ग्राम। ये कितने ग्राम? 39 ग्राम। अब मोलर मास किसका निकालना है? मोलर द्रव्यमान यानी कि मोलर मास किसका निकालना है? इसी का निकालना है, बी वाले का। बी वाले सबसे आवासशील नॉन मोलेटाइल जो है उसका निकालना है। इसका तो बेंजीन हमें मालूम है, यही तो, ये हमें मालूम नहीं है, इसी का निकालना है। बेंजीन का क्या होता है? C6H6। C6H6 इसका मोलर मास निकाल सकते हैं। बेंजीन का मोलर मास C6H6, बेंजीन का मोलर मास निकाल ही सकते हैं हम आराम से। कितना हो जाएगा? एक कार्बन का होता है 12, 6 कार्बन कितना और 72, और 6 हाइड्रोजन कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये 78 हो जाएगा। कितना होगा? 78। इसका मोलर मास इतना पता चल गया, बस अब हो गया। पी नॉट ए माइनस में पी एस, और यहाँ पे ये घुलेगा तो है नहीं, आवासशील पदार्थ उसमें क्या होगा? राउल्ट नियम जो होता है टन विलियन के होगा ना, डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए होता है। राउल्ट नियम कहाँ पे लगता है? टन विलियन के लिए। टन विलियन के लिए क्या होता है? वहाँ पे जो सॉल्यूट होता है उसे क्या निकलेट कर देते, सॉल्यूट क्या कर देते? निकलेट कर देते, नगण्य मान लेते। जैसे कि यहाँ पे किसका मोल प्रभाज है? वो किसका मोल फ्रैक्शन? बी के मोल, और नीचे क्या होंगे? Na प्लस Nb होंगे। Na प्लस क्या होंगे? Nb होंगे। ए को क्या कर देते हम यहाँ पे? निकलेट कर देते। निकलेट किसको करेंगे? ए वाले करेंगे या विलेय को करेंगे? किसको करेंगे? विलेय। विलेय यहाँ पे कौन है? ए वाला है। विलेय यहाँ पे क्या है? टन विलियन के लिए क्या हो जाता है? टन विलियन के लिए जो Nb होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। क्या होगा? काफ़ी ज़्यादा होगा। तो Nb, सॉरी यहाँ पे किसको निकलेट करेंगे? बी को निकलेट करेंगे। बी क्या है यहाँ पे? बी है विलेय। बी है क्या? बी है विलेय। ए क्या है? ए क्या है? विलायक। ए क्या है? विलायक है। बी क्या है? विलेय। किसको निकलेट करेंगे? बी को कि ए को करेंगे? बी वाला, बी के मोल ज्यादा होंगे कि? अरे फार्मूला मैंने बताया था। बी वाला बी के मोल ज्यादा होंगे कि ए के मोल ज्यादा होंगे? बिलियन सोल्यूशन में मोल किसके ज्यादा होंगे? मोल बी वाले के ज्यादा होंगे, सोल्यूशन के ए वाले के मोल ज्यादा होंगे। विलायक के मोल ज्यादा होंगे। विलायक के मोल ज्यादा होंगे मतलब Nb ज्यादा होंगे, Na ज्यादा होंगे। Nb ज्यादा होंगे कि Na ज्यादा होंगे? ए मतलब यहाँ पे क्या मान के चलते? बी मतलब हमने इसका मोल प्रभाज माना है। बी मतलब किसका मोल प्रभाज है? किसके मोल प्रभाज के बराबर होता है? डब्ल्यू बी किसको माना है कि किसका है? किसका भार है? डब्ल्यू बी है तो किसका भार है? आधा ग्राम किसका भार है? किसका भार है? आवासशील वैद्युत अपघट करने के विलेय का भार है। किसका भार है? बी मतलब विलेय है। बी मतलब क्या है? विलेय का है। ए मतलब क्या है? ए मतलब विलायक है। ठीक, तो इसके मोल ज्यादा होंगे, ए के मोल ज्यादा होंगे। इसके मोल ज्यादा, ए के मोल ज्यादा होंगे। तो ए के मोल ज्यादा होंगे। यहाँ पे Nb क्या होंगे? कम होंगे। Nb क्या होंगे?
कम हो गए, तो बी को हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट मान दिया, बी को हम खत्म कर देंगे, बी को क्या कर देंगे, हम इसको खत्म कर देंगे। ये डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए ऐसा होता है। अच्छा, अब यहाँ पे NB मतलब कि इसके मोल प्रवाह बी के लिए स्मॉल से मान लो, इसको कैपिटल से मान लो, यानी कि ये हो जाएगा, और इसके लिए कैपिटल मान लो, कैपिटल W बाई कैपिटल M, इसको पलट दो तो फार्मूला क्या बन जाएगा, अल्लाह के फार्मूला मैंने निकाला था पहले भी, ठीक है, ये और यहाँ पे कैपिटल से मान लो, तो ये ऊपर हो जाएगा कैपिटल M, नीचे कैपिटल W। स्मॉल वाले किसके लिए हैं, स्मॉल वाले विलय के लिए हैं, कैपिटल वाले किसके लिए हैं, विलायक के लिए। बस सॉल्व वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लो, वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, बात खत्म करो। जो यहाँ पे किसका विलय के ही यहाँ पे स्मॉल m निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है, स्मॉल m निकालना है, क्या निकालना है, स्मॉल m निकालना है, निकालना क्या है, स्मॉल m निकालना है। सारी वैल्यू पुट करो, सारी वैल्यू जैसे कि 0.850 ये आ जाएगा, माइनस में क्या करना है, माइनस में PS कितना है 0.845, नीचे क्या है, फिर P0 के की वैल्यू क्या है 0.850, ठीक है, ये आ जाएगा। इक्वल में क्या होगा, इक्वल में क्या होगा, इक्वल में स्मॉल w की वैल्यू कितनी, स्मॉल w कितनी है 0.5 है, मल्टीप्लाई में कितना है कैपिटल M कितना है, कैपिटल M ये 78 है, 78 है, और नीचे क्या है कैपिटल W 39 है, और क्या निकालना है, स्मॉल w तो हमें निकालना है, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.0, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.850, और यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे फिर 0.5 मल्टीप्लाई 78 डिवाइडेड बाई 39 इंटू M, ये हो जाएगा। यहाँ से 0 पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, तो इसको सारी M को इधर भेज दो, बाकी सारी वैल्यू इधर बोलो। स्मॉल m इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्मॉल m इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसे सॉल्व करोगे तो 0.5 इंटू 78, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 850 हो जाएगा, नीचे ये यहाँ पे 39 है ही है, 39 के यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये क्योंकि ये सिर्फ 5 बचेगा। इसे सॉल्व कर लोगे तो कितने ग्राम प्रति मोल आ जाएगा 170 ग्राम पर मोल, इतने ग्राम पर मोल में, एक मोल में। क्लोरोफॉर्म तथा डाइक्लोरोमेथेन के 298 केल्विन पर वाष्पदाब कितना है, क्लोरोफॉर्म का 200 mmHg है और डाइक्लोरोमेथेन का 415 mmHg है। इसमें पहला सवाल है कि 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म तथा 40 ग्राम डाइक्लोरोमेथेन को 298 ताप पर मिलाते हैं, दोनों को मिलाने पर प्राप्त जो मिश्रण है, जो मिक्सचर बनता है, उसका वाष्पदाब ज्ञात करना है। पूरे मिक्सचर का नहीं, पूरे सोल्यूशन का वाष्पदाब, इन दोनों के मिक्सचर से जो मिक्सचर बना है, इन दोनों को मिश्रण से मिक्स करने से उसका वाष्पदाब करना है। फिर अगला है वाष्प प्रवस्था में, वाष्प प्रवस्था मतलब जो वाष्पित हुआ पदार्थ, यानी वेपर स्टेट में कौन सी, प्रत्येक घटक का, प्रत्येक कंपोनेंट का हमें मोल फ्रैक्शन निकालने। चलो देखते हैं। फिर पहले तो देखो ये दोनों के दोनों क्या हैं, जो क्लोरोफॉर्म है वो भी वेपराइज हो सकता है, जो डाइक्लोरोमेथेन है वो भी वेपराइज हो सकता है ना, दोनों वाष्पशील है, वोलेटाइल है। अच्छा, अवाष्पशील कोई नहीं इसमें, ये चीज़ है। तो पहले इनका मोलर मास, इनका पहले क्या है, इनके पदार्थ की मात्रा दी हुई है, क्लोरोफॉर्म इतना है, डाइक्लोरोमेथेन इतना है, तो निकालना आसान है। पहले मोलर मास निकाल लेते हैं दोनों का। तो सॉल्व कर रहे हैं हम,
CHCl3 का मोलर मास, यानी कि अणभार कह ले, मोलर मास मतलब अणभार। अणभार कितना हो जाएगा, एक कार्बन का 12, एक हाइड्रोजन का कितना, एक कार्बन का 12, एक हाइड्रोजन का कितना, एक, 3 Cl कितना हो जाएगा, एक Cl का 35.5, तो 3 Cl कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई, 12 एक 13, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 5 15, 5 एक कैरी गया तो 5 3 15, 15 एक 16, 6 एक हासिल, 3 3 9 एक 10, ये तो ये कितना बन जाएगा, 0.5 और 9 1 1, इतना बना। अब डाइक्लोरो मीथेन का मोलर मास कितना हो जाएगा, CH2Cl2 का अणभार कितना हो जाएगा, इसका अणभार एक कार्बन कितना हो जाएगा 12, एक 2 हाइड्रोजन का 2, 2 Cl का 35 दूना 70, 70 एक 71 हो जाएगा ना। एक कार्बन, एक Cl का 35.5 और 2 Cl का 71, तो ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, उधर 71 हो जाएगा, ये टोटल कितना है 4 1 5 बन जाएगा, ये 7 1 8, ये हो जाएगा 85, ये हो जाएगा 85। अब कंपोनेंट ए क्लोरोफॉर्म को बोल दें, कंपोनेंट बी बोल दें हम डाइक्लोरोमीथेन को, तो इनके मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। एक्स ए के लिए, एक मतलब किसके लिए, एक्स किसके लिए है, इसी CHCl3 के लिए मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। अब पहले तो इनके मोल ही निकालना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल निकालना पड़ेगा, तो पहले दोनों के मोल निकालते हैं। अच्छा, तो किसके मोल पहले निकालेंगे, एन किसके लिए, एन निकालेंगे CHCl3 के लिए। क्लोरोफॉर्म के मोल क्या हो जाएंगे, इसके पदार्थ की मात्रा तो पदार्थ का अणभार, जितना वेट कितना लिया है मात्रा इसकी 25.5, इसका अणभार कितना आया है, इसका अणभार आया है 119.5, इसे सॉल्व करो। अगला जो EN वाला आया है, तो अगले किसके लिए मोल निकालेंगे, डाइक्लोरोमीथेन के लिए, डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 के लिए। इसके पदार्थ की मात्रा कितनी है, इसमें 40, ये कितना है, ये 40 ग्राम है। इसमें कितना आया है, मोलर मास 85 आया, कितना आया है 85 आया, कितना आया 85। इनके सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, इनको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, इसका आएगा 0.217, 0.213 आएगा। इसका कितना आ जाएगा, इसका आएगा डाइक्लोरोमीथेन कितना आएगा 0.470। अब दोनों के मोलर मास आ गए, अब मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं आसानी से, दोनों के मोल फ्रैक्शन दोनों के आसानी से निकाले जा सकते हैं, है ना। तो कुल मोल निकाल सकते हैं, यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, कुल मोल भी निकाल सकते हैं हम। तो कुल मोल पहले निकाल, टोटल मोल निकाल लेंगे पहले, तो आसानी रहेगी सॉल्व करने, मोल फ्रैक्शन निकालने, नहीं तो नीचे जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। टोटल मोल, कुल मोल कितने हो जाएंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, 0.213 प्लस 0.470 कितना हो जाएगा 73178.426, इतना हो जाएगा, कुल मोल आ गए। अच्छा, अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं आराम से। एक्स ए किसके लिए है, एक्स ए किसके लिए है, इंक डालो महाराज। एक्स ए किसके लिए है, क्लोरोफॉर्म के लिए है। मान लो क्लोरोफॉर्म के लिए CHCl3, पहले जिसके मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल बटे टोटल मोल। इसके मोल कितने आए थे क्लोरोफॉर्म के 0.213, नीचे टोटल मोल कितने थे, टोटल मोल 0.683। इसे सॉल्व करो, देखो कितना आता है। मैं तो चीटिंग करके लिख दूंगा, मेरे को सॉल्व नहीं करना, कैलकुलेशन आनी चाहिए, कैलकुलेशन आनी चाहिए अच्छे से। 0.312 आएगा। अच्छा, इतना आएगा। दूसरे के बी वाले कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन निकाल लो,
CH2Cl2 के, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, बी वाले के मोल नीचे टोटल मोल, बी वाले के मोल कितने आए थे 0.470, नीचे टोटल मोल कितने हैं 0.683, 0.683, इसे सॉल्व करो बताओ कितना आएगा। मैं तो चीटिंग करके लिख दूंगा, मेरे क्या दिक्कत है। 0.688 आएगा, 0.688 आएगा। अच्छा, कैलकुलेशन बोर्ड में मुझे नहीं करनी, तुम्हें करनी, कैलकुलेशन तुम्हें आनी चाहिए। इतने मोल फ्रैक्शन दोनों कंपोनेंट के आ गए, दोनों के कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन आ गए, ठीक है। आगे इसको यहाँ पे रफ कर देते हैं थोड़ा सा बीच में। अब जैसे कि कंपाउंड P0A की वैल्यू क्या है, प्योर के लिए वेपर प्रेशर है, प्योर के लिए तो वेपर प्रेशर दिया हुआ है, क्लोरोफॉर्म के लिए वेपर प्रेशर ये है और डाइक्लोरोफॉर्म के लिए वेपर प्रेशर ये है। तो P0A किसके लिए है, क्लोरोफॉर्म के लिए, चाहे इसको एक जब क्या माने हम क्लोरोफॉर्म माने। CHCl3 के लिए है, ये कितना है 200 है, ये कितना है 200 mmHg है। और P0B कितना है, P0B के लिए कितना है, P0B के लिए क्या कह देंगे, ये CH2Cl2 है, ये कितना है, ये कितना था 415 mmHg, ठीक है। अब हमें टोटल क्या निकालना है, कुल पूरे मिश्रण का, इन दोनों को मिक्स करने पर जो टोटल वेपर प्रेशर है, हमें टोटल वेपर प्रेशर निकालना है, P टोटल निकालना है। P टोटल हमें मालूम है, क्या मालूम है, हमें मालूम है ना, क्या मालूम है, ये मालूम है P0A, अब इंटू में क्या होता है XA प्लस P0B इंटू XP होता है, ये फार्मूला। अब यहाँ पे XA पता है, XB पता है, P0A पता है, P0B पता है, इसको पुट करके सॉल्व कर लेंगे, P टोटल आ जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर आ जाएगा, ठीक। रखो सॉल्व करो। P0A कितना है, P0A 200 है, XA कितना आया है, इतना आया है, इंटू में कितना 0.312 प्लस में P0B कितना है प्यारे, P0B कितना है 415 है, इंटू में XB कितना है 0.688, इसे सॉल्व करो बताओ P टोटल कितना आया, P टोटल कितना आया, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, इक्वल टू 62.4 प्लस इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 285.52। अब इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, जोड़ने पर इन दोनों को कितना आ जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर 347.92 इतना आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो पहले का सलूशन हो गया, पहले क्वेश्चन का सलूशन टोटल मिश्रण का वाष्प दाब पूछता था, वो आ गया। अच्छा, आगे अगला क्वेश्चन नंबर, इसमें जो बी है, वाष्प प्रावस्था में प्रत्येक घटक का मूल प्रभाव याद कीजिए। उसमें यूज होने वाले फार्मूले ये हैं, यहाँ पे P0A इंटू XA इक्वल टू YA इंटू PT। PT क्या है, वही टोटल है, टोटल वेपर प्रेशर है, पूरे विलियन का वाष्प दाब है, और यहाँ पे PT है। अब P0A आपको पता हो प्योर के लिए वाष्प दाब है, प्योर A के लिए है वाष्प दाब, और X यहाँ पे जो XA है ये मोल फ्रैक्शन ही है, लेकिन ये लिक्विड के लिए, ये किसके लिए है, लिक्विड के लिए है। और यहाँ पे जो YA है, YA किसके लिए है, वेपर में, जो वेपर में मोल फ्रैक्शन है उसके लिए। बात समझ में आई, YA जो है किसमें, वाष्प प्रावस्था में,
वाष्प की अवस्था में जो मोल फ्रैक्शन है वो YA है। XA क्या है, लिक्विड में जो मोल फ्रैक्शन है उसके लिए है। XA तो हमने निकाल लिया, जो यहाँ पे XA की वैल्यू आई है, ये क्लोरोफॉर्म का जो XA के लिए मोल फ्रैक्शन आया है, ये किसके लिए है, लिक्विड के लिए, सॉल्यूशन में है। ये मोल फ्रैक्शन किसके लिए है, सॉल्यूशन के लिए। लेकिन हमें सॉल्यूशन के लिए नहीं चाहिए, हमें सॉल्यूशन का, हमें ये क्यों निकाला था, ये उसके लिए निकाले क्योंकि हमें टोटल बिलियन का वाष्प दाब निकालना था। टोटल बिलियन का वाष्प दाब निकालने के लिए टोटल हमें बिलियन में जो घटक है, उन जो कंपोनेंट है, उनके मोल फ्रैक्शन चाहिए थे। बिलियन अर्थात लिक्विड, बिलियन तो लिक्विड ही होगा, है ना, बिलियन, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड है इन दोनों का। और लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे वाष्प अवस्था में, वाष्प की अवस्था में, वेपर में इनके मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। वेपर में मोल फ्रैक्शन क्या है, ए के लिए YA है, बी के लिए क्या है, YB है। तो YA YB की वैल्यू निकालना है यहाँ पे बी के लिए, क्वेश्चन नंबर बी के लिए। तो इन्हें सॉल्व करना है, ठीक। तो देखो P0A अभी हमने सॉल्व किया था, क्या सॉल्व किया था, P0A कितना था बताओ, वैल्यू बताओ फटाफट, मिटा दी महाराज। P0A कितना था, 200 था, 200 ही था ना, ये P0A था प्योर के लिए, प्योर क्लोरोफॉर्म के लिए कितना था वेपर प्रेशर, 200 था। तो P0A 2 था। XA हमने निकाला था, कितना निकाला था, इतना निकालना था। और हमें YA निकालना है लिक्विड के लिए, ए का मोल फ्रैक्शन, और टोटल तो यही था, इसको चाहे इधर भेज दे, डिवाइड में आ जाएगा P0। P टोटल कितना आया था, P टोटल कितना आया था बताओ, 347.92 आया था। तो YA यहाँ पे सॉल्व कर लो, तो जो आएगे वो क्या होगा, लिक्विड में होगा, वो लिक्विड नहीं, वाष्प वेपर में होगा मोल फ्रैक्शन। ए का मोल फ्रैक्शन किस में होगा, वेपर में होगा। जो आगे यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, हम फिर से चेटिंग कर लें, यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी इसके लिए, यहाँ पे वैल्यू आएगी, यहाँ पे थोड़ी देर पहले यहाँ पे सॉल्व किया था हमने, कितना सॉल्व किया था इसको, ये आ जाएगी, इन दोनों मल्टीप्लाई 62.40, और यहाँ पे ये इसको डिवाइड करेंगे 347.2992, इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा क्लोरोफॉर्म का 0.818, इतना मोल फ्रैक्शन आएगा, ठीक, इतना मोल फ्रैक्शन आएगा। तो घटक ए का तो आ गया, ए क्या मतलब क्या है, वाई किसके लिए है, क्लोरोफॉर्म के लिए है, CHCl3 के मोल फ्रैक्शन है, किस में है 0.18, इतना आया, इतना मोल फ्रैक्शन आया। किसके लिए आया है ये आया है क्लोरोफॉर्म के लिए, किसमें, लिक्विड वाले में, लिक्विड नहीं वेपर में। अगला करें, यहाँ पे YB निकालना हो घटक बी के लिए, बी क्या है, बी मतलब क्या है, CH2Cl2, ठीक। इसके लिए क्या हो जाएगा, P0B XB अपान में PT, अब P0B कितना था, P0B इतना था 415, और यहाँ पे XB कितना आया था, XB ये आया था 0.688, P टोटल कितना आया था, प्यारे, इतना आया था 347.92। इसे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने पर कितना आएगा, ये 285.52, 285.52 और कितना 347.92, तो कितना आएगा सॉल्व करने पर 0.82 आएगा, यानी कि डाइक्लोरोमेथेन के बाद मोल फ्रैक्शन कितना आया वेपर में, 0.82 इतना आया, ठीक है। ऐसा नहीं इन दोनों का टोटल करोगे तो 1 आएगा, इन दोनों का टोटल करोगे तो 1 आएगा, सॉल्यूशन में
सोल्यूशन दोनों घटकों का मोल फ्रैक्शन सम करोगे तो क्या आएगा, 1 आना चाहिए, 1 आएगा। और इन दोनों का पेपर में भी अगर इन दोनों का सम करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। करके देख लो, इनका भी 1 आएगा। यानी जो हमारी जो वैल्यू आई है वो क्या है, एकदम सही। ये था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। यानी कि इस एक का कम आया है, एक का ज़्यादा आया, कहीं यानी कि एक वेपराइज ज़्यादा हो रहा है, एक वेपराइज कम हो रहा है ना, एक वेपराइज ज़्यादा हो रहा है, एक कम हो रहा है। ये वाला किसके मोल फ्रैक्शन कम थे, यानी कि इसके मोल फ्रैक्शन कम होने का मतलब इसमें वेपर में इसके कम मोल हैं, इसके कम मोल हैं, तभी ना मोल फ्रैक्शन कम आया। इसके ज़्यादा मोल हैं बी वाले का, यानी कि इसका वाष्प ज़्यादा है, यानी कि वे वेपराइज ज़्यादा होता है। कौन, डाइक्लोरोमेथेन वेपराइज ज़्यादा हो रहा है और क्लोरोफॉर्म क्या है, वेपराइज कम हो पा रही। इसका मतलब ये भी हो। तो ये क्वेश्चन का ये सोल्यूशन था। तो अगला क्वेश्चन है, बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है जब एक आवासशील विलेय पदार्थ के 1.8 ग्राम को 90 ग्राम बेंजीन में घोला जाता है तो क्वथनांक बढ़कर 354.11 केल्विन हो जाता है। विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। बेंजीन के लिए Kb बराबर 2.53 किलोग्राम प्रति मोल है। तो बेंजीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है कितना है, 323 केल्विन। एक आवासशील यानी नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिलाया जा रहा तो कितने ग्राम है ये, 1.8 ग्राम का मिलाया जा रहा है। और बेंजीन के कितना वेट था, बेंजीन कितनी थी, 90 ग्राम थी, 90 ग्राम तो बेंजीन थी। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट था वो इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज यानी उन्नयन हो गया है ना। क्या हो गया, क्वथनांक में उन्नयन हो गया। क्वथनांक में उन्नयन पढ़ा ना, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है ना, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है तो उतने से बढ़कर इतना हो जाता है। यानी कि डेल्टा टीबी कहते हैं। डेल्टा टीबी कितना हो गया, डेल्टा टीबी मतलब क्या, कितना बढ़ा है उतने को बताता है। कितना बढ़ा है, कितना बढ़ा कैसे जानेंगे, जब बाद वाले से पहले वाला घटा देंगे तो डेल्टा टीबी पता चल जाएगा। बाद वाला कितना होगा, 354.11 केल्विन माइनस कर देंगे किसको, पहले वाले को। क्योंकि आवासशील पदार्थ मिलाते हैं तो क्वथनांक क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्योंकि आवासशील पदार्थ मिलाएंगे तो वेपर क्या बनते हैं, कम बनते हैं, और वेपर कम बनते हैं तो वेपर को बढ़ाने के लिए क्या करना, टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ता है तो बढ़ जाता है। तो क्या हो जाता है, पहले वाला कितना था, 353.23 केल्विन। इसको भैया घटा लो, अब कर लो, 1 से 3 नहीं जाएगा, 1 से 3 नहीं जाएगा, कैरी लाओ, 11 बनाओ, 11 से 3 जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 11 से 3 जाएगा, कितना आएगा, 8 आएगा, कितना आएगा, 8 आएगा। यहाँ पे निकल गया मैंने, यहाँ पे 0 बचा, 0 बचा से एक कैरी फिर लाओ, फिर कैरी लाओ, कितना आएगा, फिर 10 बन जाएगा, 10 से 2 जाएगा, फिर 8 आएगा, पॉइंट आएगा। अब यहाँ पे 3 बचा था, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे पॉइंट, यानी कि 0 0 0 इतना आएगा, इतने केल्विन की डेल्टा टी का मान आ गया। अब सभी को मालूम है, हम सभी को मालूम है, हम सभी जानते हैं, हम सभी को मालूम है, क्या मालूम है, हम सभी जानते हैं। बोलेंगे वी नो डैट, क्या बोलेंगे, वी नो डैट। वी नो डैट में क्या बोलते हैं, डेल्टा टीवी इक्वल टू कितना बोलते हैं, डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला बताओ, फार्मूला बताओ, डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या होता है, बताओ महाराज, हंस रहे हो। ऐसे स्टूडेंट बोल रहे हैं, पढ़े पता हो तो यहाँ थोड़ी ना बैठते हैं, यानी पता नहीं तभी ना आए यहाँ पे, थ्योरी पूरी पढ़ चुके, अभी नहीं पता है। मतलब बिना फार्मूले का सवाल लग सकता है, तुम ही बताओ जरा, बिना फार्मूले का सवाल लग सकता है, मास्टरों यही से बोल दे, फिर तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। फिर पहले हम फार्मूले देखें, फिर हैं केबी की वैल्यू दी हो, यहाँ पे दिया क्या क्या है, तो पहले वो चीज़ें लिख ले तो ज़्यादा आसानी होगी ना सॉल्व करने। डेल्टा टीबी मिल गया तो स्मॉल डब्ल्यू विलेय जो सॉल्यूट का वेट है कितना है, सॉल्यूट का वेट कितना है, 1.8 ग्राम, 1.8 ग्राम ना। और विलायक यानी कैपिटल डब्ल्यू कितना है,
विलय के लिए स्मॉल डब्ल्यू लिख लिया करो, कैपिटल डब्ल्यू लिख लिया करो, किसके लिए? विलायक के लिए, सॉल्वेंट के लिए। सबसे आसान, ए बी मानने का लफड़ा खत्म करो, ए बी मानने का लफड़ा खत्म। जो छोटा कम होता है उसे स्मॉल से दिखाओ, जो ज़्यादा होता है उसे कैपिटल से दिखाओ, बात खत्म करो। ये कितना है? 90 ग्राम। ये कितना है? 90 ग्राम। मोलर मास निकालना है, मोलर मास कितना निकालना है? उसी का निकालना है जो आवासशील पदार्थ नॉन मोलर टाइप सब्सटेंस मिलाया करा, उसी का मोलर मास निकालना है। यानी एम का मान निकालना है। कैपिटल एम निकालना है कि स्मॉल एम निकालना है? क्या, कौन सा एम निकालना है? स्मॉल एम का मान निकालना है। ठीक, एम का मान निकालना है, फाइंड करना है। क्या फाइंड दैट? क्या करना? फाइंड आउट होता है, नहीं होता, फाइंड आउट इवन दैट होता है। क्या होता है? स्मॉल एम इक्वल टू क्या होता है? ये निकालना है ना, ये निकालना है मोलर मास है। किसका मोलर मास? विलेय का। चलो फार्मूला रखो, पुट करो वैल्यू, हल कर लो। फार्मूला तो सिंपल है। फार्मूला बताओ बेटा क्या होता है? नहीं आता, के बी इंटू क्या होता है? डब्लू, स्मॉल डब्लू है यहाँ पे, इंटू 1000 और नीचे क्या होता है? एम इंटू कैपिटल डब्लू। यहाँ पे ग्राम में लेते हैं तो इसको ग्राम में दिया ही रहता है सवाल में, इसीलिए 1000 नीचे भाग लगा तो ऊपर चला जाता, बताए थे। तो यानी कि जो यह था ना डेल्टा एम, क्या था? डेल्टा एम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था? स्मॉल एम के ना। स्मॉल एम यहाँ तक मोलालिटी थी, तो डेल्टा टी बी क्या हो जाता था? डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम का मान रख देते थे ना, विलय के मूल पर विलायक का भार। तो बस सॉल्व कर लो। स्मॉल एम निकालना, स्मॉल एम यहाँ पे ले आते हैं, स्मॉल एम यहाँ से ले आते हैं, डायरेक्ट जहाँ से स्मॉल एम आया है वहीं पे के डेल्टा टी बी चला जाएगा, ये 1000 हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा टी बी हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल डब्लू हो जाएगा। सारी वैल्यू पुट करो, सॉल्व कर लो। सारी वैल्यू पुट करो, सॉल्व। डेल्टा की बी कितना है? 0.53 और डब्लू कितना है? डब्लू कितने ग्राम? 1.8 ग्राम। और क्या है? 1000 तो है ही, 1000 तो लगा दो फिर। नीचे डेल्टा टी बी कितना था प्यारे? डेल्टा टी बी इतना था, 0.88 था। ठीक है, मल्टीप्लाई में कैपिटल डब्लू कितना था? कैपिटल डब्लू 90 था। ठीक, इसे सॉल्व कर लोगे? बताओ, सॉल्व करे। मैं टीचिंग करके टीचिंग मतलब चीटिंग करके लिख रहा हूँ। कितना लिख रहा हूँ? 57.5 ग्राम पर मोल, इतना आएगा आंसर। तो इसके आगे आज 3 न्यूमेरिकल बहुत हैं, इतने न्यूमेरिकल बहुत हैं आज। क्या फिर कल रखते हैं, कल मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।